खिलजी वंश मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे कोई वंश हल्का है तो वो खिलजी वंश। कौन वंश है? खिलजी वंश। तो ये खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा 1290 से लेकर 1320 यानी 30 वर्षों का रहा। कितने वर्षों का रहा? खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा भारत में 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में जब गुलाम वंश की समाप्ति हो रही थी, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो गुलाम वंश का जब समाप्ति हो रहा था, गुलाम वंश के शासन, मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुलाम वंश के शासन की गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की जो नींव रखी गई तो वो 13 जून 1290, कब? 1290 स्टार्ट हो रहा है। तो 13 जून 1290 ईस्वी को कौन? 13 जून 1290 ईस्वी को नाम क्या था? जलालुद्दीन। बोलिए क्या? बोलिए। देखिए मुस्लिम में जलालुद्दीन बहुत तरह आगे एक टाइटल है, जलालुद्दीन फिरोज। एक खिलजी वंश के तो खिलजी लगेगा ही। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब देखिए भाई, इसकी राजधानी, कोई भी शासन करेगा तो राजधानी बनाएगा। तो गुलाम वंश का तो राजधानी दिल्ली तो रह गया। अब खिलजी वंश के ये शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को की। तो इसकी जो राजधानी हुआ है किलो खरी। भाई याद करना है, ट्रिक दे दें, कील खरी है, किलो खरी अपनी राजधानी बनाए। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खरी अपनी राजधानी बनाया। तो आपको बता दें कि सत्ता के लिए भाई हत्या होती है, सत्ता के लिए हत्या होती है। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सत्ता के लिए तो हत्या होती है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 यानी 6 वर्ष के बाद, 1296 ईस्वी को यानी 6 वर्ष के बाद। भाई उसके को बाहरी दुश्मन नहीं था, घरे का दुश्मन था। कौन था? भतीजा। उसके भतीजा और दामाद भी था। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे बोल दिया आप, अलाउद्दीन खिलजी बोले, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बोले। तो यहाँ दामाद बोल रहा है। तो दामाद किसका दामाद है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद है, यानी ससुर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भतीजा भी थे, यानी चाचा कौन हो गया? चाचा क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चाचा हो गया। 1290 ईस्वी 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी और उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी। माने सत्ता के लिए यानी हत्या होती है। और कहाँ की? ये इलाहाबाद कहाँ है? बोलिए उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद के करामानिकपुर, जगह क्या है? करामानिकपुर में किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। कहाँ? करामानिकपुर में कर दी गई। अब देखते हैं 6 वर्ष के बाद की ये सुल्तान पद अभी भी चालू है। देखिए एकदम फंसना नहीं है। यानी सुल्तान पद जो नींव रखी थी, महमूद गजनी ने नींव रखी थी, वो नींव अभी तक चालू है। यानी सुल्तान पद की नींव अभी तक चालू है। तो ये राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली। देखिए ध्यान देखिए, दिल्ली का सुल्तान, ये दिल्ली पे गद्दी पे बैठा। सल्तनत कान जो भी है दिल्ली से आधारित है। और ये 12 अक्टूबर 1296, 22 अक्टूबर, मैंने 6 साल के बाद, डेट याद नहीं रखना है, ऐसे बोल देते हैं 22 अक्टूबर 1296, यानी 6 वर्ष बाद यानी 1296 में
अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान बना। अब भाई उससे जुड़े हुए कुछ बचपन के नाम भी है। तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम 2 नाम था, एक अली से अलाउद्दीन, ये तो याद हो गया। गुरसास्प, अली और गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। तो अलाउद्दीन खिलजी तो आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी पैसा के मामले में, आय के मामले में बहुत सख्त थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा किसी ने आय मानी गरीबों से ज़्यादा कोई आय लिया, राजस्व लिया तो अलाउद्दीन खिलजी लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना समझ गए ना, आर्मी, उतनी ज़्यादा सेना ने तो घोड़ा सेना था, थल सेना था, ये जानवर वाला सेना था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को क्या, नकद, भाई हम तुरंत पैसा देंगे, आप सेना में रहिएगा, हम नकद पैसा देंगे, नकद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी। तो 2 क्वेश्चन निकल दिया। तो नकद वेतन की नींव सर्वप्रथम किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश से पूछेगा तब। अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बता दे, तो ये देखिए दिल्ली में ये सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, तो आसपास भी शासन हो गए ना। तो दिल्ली के और शासक थे। तो दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। आपको समझ गए ना, और शासक थे वहाँ, लेकिन अस्थाई सेना सबसे ज़्यादा किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। चलिए एगो कार्टून है, इस कार्टून को भी देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ओह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में दिया हुआ है, अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो तबला के आविष्कारक। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो महमूद, क्या बोलोगे? मुहम्मद। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम जो बोलते हैं, मुहम्मद हसन था। इनका जो जन्म हुआ था वो पटियाला एगो पंजाब, लेकिन यह पटियाली बोल रहा है। पटियाली कहाँ है? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं एक जिला है। कहाँ है? यूपी में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भाग है बदायूं में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। 1253 ईस्वी में हुआ था। तो अमीर खुसरो एक सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत। तो अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत, जिसका नाम क्या है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। बोलिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। गुरु शिष्य की चर्चा हो रही, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। आपको बता दें, ये गुलाम वंश में तो अमीर खुसरो तो कभी थे ही, ये अमीर खुसरो लेखक भी थे बहुत। अमीर खुसरो बलवन, ये बलवन कहाँ है? गुलाम वंश। अमीर खुसरो बलवन से लेकर महमूद तुगलक वंश तक, महमूद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। किस रूप में? कवि, लेखक के रूप में, संगीतकार के रूप में। माने गुलाम वंश, इन्होंने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, तीनों में दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। ठीक। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, और तूतीय हिंद एक क्या है? कौन शब्द है? अरबी शब्द है। तूतीय हिंद अरबी शब्द है। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है भारत का। हिंद मतलब भारत, तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद, भारत का तोता, अमीर खुसरो को जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। सितार किसका क्या? सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो यहाँ तक पढ़ा लिए कि भाई स्थानीय सेना, वहाँ के शासकों में सबसे अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखा।
ठीक। एक प्रथा है घोड़ा दागने, क्या बोलोगे, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने, माने उसका भाई कौन सैनिक कैसा लिखता, माने उसका पूरा लिख रहा था, हाँ ये सैनिक रहते हैं। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कौन की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आपको बता दें एक बात, क्या, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व समझेंगे ना, आय का ये साधन हुआ भू राजस्व। तो भू राजस्व की दर को क्या कर दिया? बढ़ाकर 1/2 कर दिया। उपज जितना उपजेगा हम आधा लेंगे। 1/2 कहने का मतलब 2 भाग में 1 भाग, मैंने आधा दी, 1 किलो में आधा हम आधा आप। जो उपज कीजिएगा हम उपज का 1/2 लेंगे, 1/2 भाग। एक शब्द आता है खस्म, बोलिए खम्स, खम्स बोलिए खम्स। और खम्स का अर्थ होता है लूट का धन। खम्स एक अरबी शब्द है, खम्स का अर्थ होता है लूट का धन। अब हो गया लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा, तो खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से क्या कर दिया? 3/4 कर दिया। पहले 4 भाग में 1 भाग सुल्तान का हिस्सा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया खम्स यानी लूट के धन में, खम्स यानी लूट के धन में 1/4 जो भाग था उसको बढ़ाकर 3/4 कर दिया। यानी 4 भाग में हम 3 भाग हम लेंगे, आप 1 भाग हम लीजिए, आप लीजिए, लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा। तो अलाउद्दीन खिलजी की ये देखिए जो बाजार नियंत्रक प्रणाली जो बहुत बढ़िया थी। अब व्यापारियों के संबंध में उनका क्या कहना था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारी जो बिजनेसमैन कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी जो बेईमानी करते हैं, व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलता है, तो कम तौलने वाले व्यक्ति हैं, बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से क्या? मांस। यदि आप कम तौलिएगा हम शरीर से मांस काट न लेगा, क्या? आदेश दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली है, एक मूल नियंत्रण माने मूल को नियंत्रित करने का प्रणाली है, ये अभी वर्तमान में अपनाया जाता है। तो मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से माने बढ़िया से दृढ़ ने मजबूती से लागू किया। कौन प्रणाली? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तो दक्षिण भारत साउथ इंडिया, अब इस अलाउद्दीन खिलजी को अपना साम्राज्य बढ़ाना था। भाई बढ़ेगा कैसे? तो दक्षिण भारत की विजय के लिए, भाई दक्षिण भारत को विजय जीतिए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किससे भेजा? मलिक काफूर। अब मलिक काफूर आप पढ़िएगा, उस दक्षिण भारत में मलिक काफूर का नाम आता है। तो दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। अब चलते हैं स्थापत्य कला की ओर। इन्होंने क्या क्या बनवाया? स्थापत्य, विरासत, सांस्कृतिक चीज। तो जमैयत खाना मस्जिद, बोलिए जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और सीरी कलम। कौन स्थापत्य कला? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और सीरी कलम तथा हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। 4 स्थापत्य कला का निर्माण कराया। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी कलम और हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। आप जो पढ़े अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने जो कराया, तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न, कौन वास्तुकला का? इस्लाम धर्म का
तो इस्लामी वास्तुकला, ये सब वास्तुकला है, तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार एक सिद्धांत है। क्या है? दैवी अधिकार सिद्धांत। तो दैवी अधिकार के सिद्धांत, देवियों में अधिकार, दैवी अधिकार सिद्धांत। तो दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। भाई इस मानिए, इस्लाम धर्म को मानिए, एक दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया। तो दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। एक उपाधि, सभी राजा, साम्राज्य, सभी शासक, सभी सुल्तान ने उपाधि तो धारण की, इन्होंने उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी, क्या बोलिएगा? सिकंदर ए सानी बोलिए। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया, धारण किया। चलिए डिब्बा वाला भी देख लेते हैं। डिब्बा में कुछ लिखा हुआ है। हाँ, डिब्बा में तो लिखा हुआ है भैया। चलिए देखते हैं। हम क्या बोले? बाजार नियंत्रण में इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, भाई बाजार को नियंत्रित कैसे किया जाए? तो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद, भाई कौन पद है? नवीन पद है। तो नवीन पद एक कर्मानुसार है, आप बताते हैं। तो पहला जो बाजार नियंत्रण, बाजार को नियंत्रित करने वाला जो पद था, पद यानी अध्यक्ष, एक संस्था बना दिया कि आप ये संस्था बाजार में ये कार्य करेगी, ये संस्था बाजार में ये कार्य करेगी, मंडी का ये संस्था है, मांस मछली का ये संस्था है, बाजार का ये, मैंने अलग अलग संस्था यानी बना दिया, जिसको अभी कहते हैं पद, वहाँ संस्था। तो पहला नाम आता है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत पद, ये क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली से है। तो दीवान ए रियासत पद यह किसके लिए था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। जो व्यापारी आते थे बाजार में, उस पर ये नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल। तो दीवान ए रियासत का जो काम था, दीवान ए रियासत पद, तो दीवान ए रियासत पद यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन भी यही करता था। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन भी दीवान ए रियासत करता था। दूसरा नाम आता है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी, अब प्रत्येक बाजार में बाजार का क्या? अधीक्षक होता था। सहना ए मंडी में क्या होता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद, तीसरा आता है बरीद। बरीद पद में क्या था? बरीद पद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षक करता था। बरीद पद में क्या? अब बांट दिया आदमी को, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षक, भाई मैंने निगरानी रखता था, निरीक्षक नहीं, निरीक्षक रखता। चौथा जो पद है वो है मुनहियान। मुनहियान व गुप्तचर। मुनहियान पद व गुप्तचर, व मतलब और, मुनहियान व गुप्तचर पद क्या करता था? गुप्त सूचना प्राप्त करता था। मुनहियान पद क्या करता था? मुनहियान बोलिए गुप्तचर पद, ये गुप्त सूचना प्राप्त करता था। यहाँ सब तो पढ़ लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी एक पद जो बोले थे दीवान ए रियासत, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली और व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये बाजार का संचालन भी करते था। दीवान ए रियासत अभी तो हम तुरंत पढ़े हैं। तो दीवान ए रियासत पद पर नियुक्ति यानी भर्ती किसको की थी? हेड मलिक याकूब। क्या बोलेगा? मलिक याकूब। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत, क्या? दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। तो अलाउद्दीन द्वारा, किसके द्वारा? अलाउद्दीन द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नवीस, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक नियुक्ति की थी, भर्ती की गई थी, जिसका नाम था परवाना नवीस। तो परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या करता था? वस्तुओं का परमिट जारी करता था। भाई ये वस्तु बिकेगी, ये नहीं, परमिट, वस्तुओं को अभी परमिट जारी करता। तो वस्तुओं का परमिट जारी कौन करता था? परमिट, पोसे परवाना नवीस। परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या करता था? वस्तुओं का परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी तो अभी हम पढ़े हैं,
ये एक बाजार पद है। तो सहना-ए मंडी में यहाँ क्या होता था, सहना-ए मंडी यानी बाजार में, सहना-ए मंडी में यहाँ खादान यानी अनाज, खादानों की बिक्री हेतु लाया गया था। सहना-ए मंडी यहाँ खादानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना-ए मंडी में क्या होता था, खादानों की बिक्री होती थी। सराय अदल, ये भी बाजार का प्रणाली है। इसमें क्या होता था सराय अदल में, तो सराय अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक माने अनाज को छोड़कर दीपक व तेल अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए सराय अदल, कहाँ आते थे, सराय अदल, सराय ए अदल में आती थी। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, जो आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी थी, बहुत सख्त थी। हम क्या बोले 1/4, 3/4 क्या, ये सब सख्त है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी आपको ज़्यादा जानना है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक यदि जानकारी लेना है तो जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है तारीख़ फ़िरोज़शाही। तारीख़ फ़िरोज़शाही किसने लिखी, जियाउद्दीन बर्नी। फ़िरोज़शाही मानी फ़िरोज़ खिलजी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। तो जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है तारीख़ फ़िरोज़शाही से मिलती है। तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी था। और बहुत सारे वो हुए लेखक हुए उस समय। मध्यकालीन इतिहासकार में एक जियाउद्दीन बर्नी का नाम आता है, जियाउद्दीन बर्नी। इसने तारीख़ फ़िरोज़शाही, और तारीख़ फ़िरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी है। खज़ाइनुल फतू किसने लिखी, अमीर खुसरो ने। खज़ाइनुल फतू अमीर खुसरो लिखी। रिहला बहुत फेमस किताब है, रिहला इब्न बतूता। रिहला किसने लिखी, एक यात्रा वृत्तांत है, रिहला इब्न बतूता ने लिखा। फुतूहस सलातिन किसने लिखा, इसामी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन कृति लिखी, तारीख़ फ़िरोज़शाही। अमीर खुसरो ने खज़ाइनुल फतू, इब्न बतूता ने रिहला, और इसामी ने क्या लिखा, फुतूहस सलामी कृति लिखी। तो मूल्य वो बाजार नियंत्रण के लिए था। ये मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, जिसको कहते हैं सेंसर, मुहतसिब और नाजिर को कौन अधिकार होता था, नापतोल का अधिकारी। नाजिर नापतोल का अधिकारी होता है, मुहतिब सेंसर का अधिकारी। सेंसर का अधिकारी मुहतिब और नाजिर नापतोल का अधिकारी। तो बाजार नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, बाजार नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब और नाजिर का महत्वपूर्ण भूमिका है। मुहतसिब और नाजिर। तो राजस्व सुधार, भाई राजस्व यानी आय में सुधार करना चाहिए। तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ ये क्या है, एक प्रकार का भूमि है। क्या मिल्क राजस्व सुधार अधिक, देखिए राजस्व जो आता था अधिकतर किसी क्षेत्र में, यानी एक भूमि का एक प्रकार हो गया। तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उन्होंने क्या किया, जो भूमि दी गई थी मिल्क में, इनाम में और वक्फ में, तो ये हमको लगता है एक संस्था हुआ, मिल्क, इनाम, वक्फ। अभी बोलते वक्फ बोर्ड। ये सब भूमि दान मैंने आती थी, इस क्षेत्र में आती थी। इन्होंने क्या किया, राजस्व सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस ले लिया। जो भूमि दिया, दान में दिया, वह वापस लेकर खालसा भूमि में
खालसा भूमि में बदल दिया। कि खालसा भूमि में किसको किसको बदला? मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अभी ख़त्म नहीं, खिलजी साम्राज्य में सबसे बड़ा कोई काम किया तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। और ये कर कहाँ पर लगता था? मैन दैट आर्थिक व्यवस्था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। एक था चराई कर और दूसरा था गढ़ी कर। बोलिए, चराई कर, दूसरा गढ़ी कर। तो चराई कर में दुधारू पशुओं पर लगाया था। चराई कर किस पे लगाया था? दुधारू पशुओं पर लगाया था। गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर। जो गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता है। चराई कर दुधारू पशुओं पर, गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये 1296 में तो बैठे ही, और 1297 में मंगोलों का आक्रमण स्टार्ट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण 6 बार हुआ, उसी पूरी चर्चा। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306, कितना? 1297 से लेकर 1306, यानी ऐसे जोड़िएगा तो 9 साल के बीच 6 आक्रमण हुए। 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। कितने? 6 आक्रमण हुए। मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। और प्रथम आक्रमण 1297, यानी 1 साल के बाद जब बैठे, यानी 1 साल के बाद प्रथम जो आक्रमण हुआ 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में। मैंने मंगोलों का जो उसमें नेतृत्व किया वह कादर खां के नेतृत्व में हुआ। प्रथम जो आक्रमण हुआ मंगोलों के जो 6 आक्रमण हुए, इसमें पहला जो नेतृत्व किया कादर खां। दूसरा आक्रमण 1298, पहला 1297, दूसरा 1298 सल्दी के नेतृत्व में। किसके? सल्दी के नेतृत्व में हुए। तीसरा आक्रमण 1299, यानी 97, 98, 99। तो 3 तो आक्रमण हो गए, 97, 98, 99। पहला कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा सल्दी के नेतृत्व में, और तीसरा कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हो गया मंगोलों का। अब चौथा आक्रमण 1313, 99, यानी 1300 में कुछ न हुआ, न 1302 में, 1303 में ईस्वी में ताड़गी के विरुद्ध में, ताड़गी के नेतृत्व में ये आपका चौथा मंगोल आक्रमण हुआ। ताड़गी के नेतृत्व में। पाँचवा 1305 में, पाँच इसका भी ट्रिक, 5वां 1305 ईस्वी में। किसके? अलीबेग और तारताक के नेतृत्व में हुआ 5वां। छठा आक्रमण 1306 में, 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में ये छठा आक्रमण हुआ मंगोल का। तो ज़्यादा दिन ये नहीं रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316, यानी ये 96 में तो बैठे और 20 जोड़ दीजिए, यानी 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होगी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 ईस्वी में तो हो गई, उसके बाद कौन गद्दी बैठा? तो कुतुब मुबारक खिलजी, को से कुतुब, तो कुतुब मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 1316 ईस्वी में कुतुब मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी के दिल्ली के सिंहासन में बैठा। इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। तो किस शासक को नग्न स्त्री और पुरुष की संगत
पसंदी तो कुतुब मुबारक खिलजी, कुतुब मुबारक खिलजी। तो आपको बता दें कुतुब मुबारक खिलजी के बारे में लिखा हुआ है, कुतुब मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में, राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। और बर्नी ने बताया, बर्नी जो तारीख़ फिरोज शाही लिखे हैं तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार बताते हैं कि कुतुब मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था नग्न होकर। तो कुतुब मुबारक खिलजी खलीफा की उपाधि धारण की थी, मुबारक खां खलीफा की उपाधि धारण की थी। कुतुब मुबारक खिलजी के वज़ीर थे जिसका नाम था खुसरो खां। कुतुब मुबारक खिलजी के एक वज़ीर थे, मुबारक के वज़ीर थे खुसरो खां। और खुसरो खां ने इसके वज़ीर मुबारक खां, कुतुब मुबारक खां की जो हत्या कर दी, किसने की? उसके वज़ीर ने। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन? खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा खुसरो खां। और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति को धारण कर दी। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि, धारण की खुसरो खां। ये हुआ खिलजी वंश आपका समाप्त। आगे तुगलक वंश पढ़ेंगे। आज के लिए बस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक का बटन दबाते रहे।